को आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूं। आप लोगों ने भी शायद पहली बार सुना होगा। हम अक्सर सुनते आए कि दशहरे पर रावण का दहन होता है, लेकिन इस बार इंदौर की एक संस्था है जिसने तय किया कि वो शूर्पणखा का दहन करेगी। तो इसके पीछे क्या विचार है, इसको किस तरह से करेगी, इसको समाज सही मानेगा, गलत मानेगा, तमाम तरह की बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक जी इंदौर से हैं, जो संस्था के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, आपके पीछे क्या विचार है, पहले विचार बताइए, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। अशोक जी, क्या प्रोग्राम है आपका? जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार और इस चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट अशोक दशोरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं पौरुष संस्था का, जिसका फुल फॉर्म है पीपुल अगेंस्ट अनइक्वल रूल्स यूज्ड टू शेल्टर हरासमेंट। ये पौरुष शब्द मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिया है, सांख्य योग दूसरे अध्याय से। देखिए, 1948 से रावण दहन की परिपाटी शुरू हुई। जब भारत के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, तब यहाँ पर मारकाट मच गई थी और समाज को संगठित करने के लिए, एक करने के लिए रावण दहन की परंपरा की शुरुआत 1948 से हुई। उसके पहले न कहीं पौराणिक कोई इतिहास है, न कोई हिस्टोरिकल इतिहास है, न ही चारों वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में, मनुस्मृति में या किसी स्मृति में या किसी नीति में, चाणक्य नीति वगैरह में आपको रावण दहन का इतिहास मिलेगा। अब 80 साल के बाद जब देश की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है, पहले जो है महिलाएं निश्चित पुरुष प्रधान समाज में प्रताड़ित हुआ करती थी। आज एक पक्षीय जेंडर बायस्ड 65 कानून जो महिला के लिए हैं और 1.5 डजन से ज्यादा हेल्पलाइन और हेल्प सेंटर हैं और हेल्प प्लेटफॉर्म है, फोरम है। उसके कारण, एक पक्षीय जेंडर बायस्ड कानूनों के कारण अब महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग करके पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पुरुषों को अपमानित किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं। अनैतिक संबंधों और व्यभिचार के जरिए मध्य प्रदेश में ही पिछले 5 महीने में 735 महिलाओं ने अपने पति की हत्या कर दी। अब जब विपरीत परिस्थिति हो गई, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम जब रावण के अहंकार का दहन करते थे रावण रूपी पुतले में, अब शूर्पणखा का जो है व्यभिचार, उसको उजागर करके शूर्पणखा दहन करें। इन 11 जो सांकेतिक पुतले हैं, जो सांकेतिक चेहरे हैं, इनके जरिए हमें समाज में संस्कारवान होना है, नैतिक होना है, मर्यादित होना है, उत्कृष्ट आचरण करना है। ये जो 11 चेहरे हमने प्रतीकात्मक स्वरूप दिए हैं, ये सब दुराचारी है, व्यभिचारी है, अनैतिक है, अमर्यादित है, संस्कारहीन है। तो संस्कारहीनता के खिलाफ, जैसा हमने रावण के मनोवृत्ति अहंकार के खिलाफ इतने सालों तक हमने पुतला जलाया, तो क्या हम सोनम या ये अन्य 11 चेहरे हैं, इनके व्यभिचार को शूर्पणखा के रूप में प्रतिस्थापित करके पुतला जलाने का आह्वान नहीं कर सकते हैं? इसी संदेश को समाज में देने के लिए हम शूर्पणखा दहन करने के लिए जा रहे हैं। हम शूर्पणखा की व्यभिचारी मनोवृत्ति का दहन कर रहे हैं, मनोविकार का दहन कर रहे हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं समाज को। तो अशोक जी, आपके सवालों के तमाम जवाब देने के लिए हमारे साथ निर्मला नायक मैडम है, जो जबलपुर हाईकोर्ट में वकील हैं। वो आपको बताएंगे कि वो कितनी सहमत हैं आपके विचारों से। निर्मला मैडम, आप कितनी सहमत हैं अशोक जी के विचारों से? आलोक जी, देखिए, ये समाज है और समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार कानून और प्रथाएं बनती हैं। तो अगर अपन मीमांसा या न्याय शास्त्र या वर्तमान का कानून देखें तो ये कानून सभी के लिए समान है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने पुरुषों के अधिकार पर करीब 40 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है और वो भी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने पुरुषों के अधिकारों के बारे में भी चर्चा की है। तो ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए अधिकार नहीं है। सो फार एज ये जो इनको शूर्पणखा का दहन करना है, तो अगर हम रामायण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शूर्पणखा ने केवल प्रणय निवेदन किया था, ना कि व्यभिचार किया था। तो एक कैरेक्टर को जो केवल अपना प्रेम निवेदन कर रही है, उसको व्यभिचार से जोड़ना कहाँ तक न्याय संगत है? पहली बात। दूसरा, मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। अपन इसको वैसा डिबेट ना बनाए टीवी की तरह। अपन लोग मुझे अपनी बात कह लेने दें। तो बात करेंगे, अपन कोई टीवी डिबेट थोड़ी ना है। हाँ,
जिन्होंने जिन्होंने भी रामायण को ध्यान से देखा है तो शूर्पणखा ने प्रेम निवेदन किया था। प्रेम निवेदन से ठुकरा देने के बाद में उन्होंने अपने भाई को जाकर के बताया था कि मेरे साथ ये घटना हुई। वहां पर भी तो घटना शूर्पणखा के साथ ही हुई थी ना, नाक तो शूर्पणखा की ही कटी थी ना, इंजोर्ड तो शूर्पणखा हुई थी ना, ना कि वहां कोई पुरुष इंजोर्ड हुआ था। इस चीज को भी तो ध्यान में रखना होगा। अब अगर अपन न्याय की दृष्टि से देखें तो आलोक जी अंडर ट्रायल प्रिजनर का नाम उजागर करके उसके बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करना अधिवक्ता होने के नाते हमारे पैनलिस्ट को, हमारे भाई को मालूम होना चाहिए कि अंडर ट्रायल अभी केवल आरोपी है, अभी उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है। और अगर एक तरफ से सारी चीजों को सही मान लिया जाता तो ट्रायल की आवश्यकता क्यों होती। तीसरी बात मैं आपको ध्यान में ये दिलाना चाहूंगी, जितनी भी घटनाएं हैं सारी घटनाओं में सहयोगी कौन है? सारी घटनाओं में सहयोगी पुरुष ही है, सहयोग भी पुरुष के द्वारा किया गया है और हत्या भी पुरुष की हुई है। तो यहाँ पे केवल महिलाओं को दोष दे देना, केवल महिलाओं को टारगेट करना ना तो सामाजिक दृष्टि से उचित है, ना ही न्यायिक दृष्टि से उचित है। अंडर ट्रायल प्रिजनर को फोटो लगा करके सार्वजनिक करना न्याय की परिधि के अनुरूप नहीं है। तीसरा, अगर हम रामायण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शूर्पणखा ने केवल प्रेम निवेदन किया था। घटना तो शूर्पणखा के साथ हुई थी, ना कि किसी पुरुष के साथ हुई है। वहां भी महिला ही पीड़ित हुई है। फिर उसने जाकर अपने भाई से कहा, भाई के अहंकार ने जो भी किया हो वो हम सबके सामने है रामायण के रूप। तो आलोक जी, मेरा यही कहना है। मिलन जी, हम आपसे एक बात जानना चाहे थे, आप शायद कुछ कहना चाहे थे मिलन जी, तो अपनी बात कहिएगा। ये जो आप दहन कर रहे हैं शूर्पणखा का है या वो जो 11 तस्वीरें उन पर लगी हैं उनका है? ये मेरा सवाल है, पहले आप जो कहना सबसे चाहते पहले हैं वो कह मैडम ने दीजिए जो जी। मैडम के जो मतलब उनके दिमाग में जो विसंगतियां हैं, जो समस्या हैं, मैं उसको सबसे पहले दूर करना चाहूंगा। तो मैडम यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपने शायद रामायण देखी हो या पता नहीं किस उद्देश्य से देखी हो, मैं नहीं समझता, पर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ जो मैंने रामायण देखी। शूर्पणखा राम जी के पास विवाह प्रस्ताव लेकर के आई। वो विवाह प्रस्ताव नहीं था, वो अनैतिक आचार्य का प्रस्ताव था। मैं आपके पास पुत्र प्राप्ति की कामना से आई हूँ। अब पुत्र प्राप्ति की कामना मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। राम जी ने इसको मना कर दिया, वो लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप इस स्त्री के कारण मुझे जो है मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहे, मैं इस स्त्री को मार देती हूँ, मैं इसको खा जाती हूँ, फिर आप दोनों मेरे साथ जो है प्रेम प्रसन्न कर सकते हो। इसके लिए लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के उद्देश्य से, मतलब माता सीता की रक्षा करने के उद्देश्य से शूर्पणखा की नाक काटी। अब आप शूर्पणखा को देखिए, उसने अपने भाइयों को यह कहा कि मैं विश्व सुंदरी माता सीता को देखने के लिए गई थी, जो कि बहुत सुंदर है और संसार की हर सुंदर स्त्री पर आपका अधिकार होना चाहिए। तो ऐसा बोलते हुए वो रावण के पास गई। उसने रावण को ये नहीं बताया कि जो मैं राम और जो लक्ष्मण जी हैं उनके पास अनैतिक व्यभिचार का प्रस्ताव लेकर के गई थी। तो आप थोड़ा सा रामायण एक बार वापस से देखिएगा। मैंने जो देखा मिलन जी, हम जो आपको सवाल यकीन आपसे से पूछ रहे बताया। थे कि रामचरित आप मानस में भी प्रणय शूर्पणखा जी का निवेदन नहीं दहन कर लिखा रहे हैं है या जो 11 और महिलाएं हैं उनका कर वाल्मीकि रहे हैं? रामायण में भी प्रणय निवेदन नहीं लिखा है। अशोक जी, आपके पास फिर से आएंगे ना, मिलन जी से एक छोटा सा सवाल। जी, ये दहन शूर्पणखा का है या वो जो 11 चेहरे हैं उनका है, किसका है? आप क्या करना चाह रहे हैं? दहन जो है वो शूर्पणखा का ही है, पर शूर्पणखा को हमने इन 11 चेहरों के माध्यम से समाज के पास लेकर के हम गए हैं कि ये जो 11 चेहरे हैं ये भी शूर्पणखा रूपी चेहरे हैं। इन्होंने भी किसी न किसी प्रकार से एक अपराध को जो है घटित किया है। तो आप इसको शूर्पणखा का दहन कह लीजिए या इनका दहन कह लीजिए। हमारा तो ये कहना है कि रावण दहन होना ही नहीं चाहिए, दहन तो शूर्पणखा का होना चाहिए, क्योंकि वही कारण थी। यदि वो राम और लक्ष्मण जी के पास नहीं जाती अपना अनैतिक प्रस्ताव लेकर के, तो ये रामायण किस्सा ही नहीं होता। तो पहले भी एक स्त्री की वजह से दूसरी स्त्री प्रताड़ित हुई, ये हमारा जो है कहना है। रत्ना जी, आपका जो कमेंट है वो आप करिएगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि न जाने कितनी महिलाएं स्ट्रोक का शिकार हो गई, न जाने कितनी महिलाएं आगजनी में जाली गई, न जाने कितनी महिलाएं दहेज हत्या में मारी गई। कभी महिलाओं ने इस तरह का रावण के साथ बहुत सारे चेहरे लगाकर दहन नहीं किया, और ये लोग 11 महिलाओं का के साथ शूर्पणखा का दहन कर रहे हैं। किस तरह देखती हैं आप इसको? देखिए, निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार जिस तरह के अपराध होते आए हैं, उनको कहीं न कहीं हमने
स्वीकार्यता दे दी है, सामाजिक स्वीकार्यता दे दी है कि ठीक है, ये तो होता ही आया है। जब महिलाएं अपराध में शामिल हुई और इतने जघन्य अपराधों में शामिल हुई और इस तरह के मामले आने शुरू हुए, तो वो जो बात है वो इतनी, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो नैतिकता की जो मशाल लेकर आगे बढ़ रही हैं, या उन्हें उनकी जिम्मेदारी है ये। तो कहीं ना कहीं ये जो शूर्पणखा के नाम पर जो दहन कर रहे हैं, वो हम एक तरह का एक ठप्पा लगा रहे हैं कि पुरुषों के द्वारा जो किया गया अपराध था, वो ठीक है, हो सकता है, लेकिन महिलाएं यदि अपराध करें तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती, उन्हें नहीं करना चाहिए। ये विषय बड़ा संवेदनशील है और विवादास्पद भी है। इसके सामाजिक पहलू भी हैं, कानूनी पहलू भी हैं और नैतिक पहलू भी हैं। लेकिन जैसा कि अभी निर्मला मैम ने कहा कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक अपराधी नहीं कहलाता। तो ये एक तरह की असंवैधानिक तौर पर दी जा रही सजा है ये। दूसरी बात, आप भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बना सकते किसी चीज को। जब आप भीड़ तंत्र पे ले जाएंगे, जब इस तरह से आप दहन करने लगेंगे पुतला, तो आपको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और उसके दूरगामी परिणाम जो होंगे वो बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि वो लिंचिंग में भी तब्दील हो सकती हैं चीजें। तो आप जब महिलाओं को, और दूसरी बात, 11 महिलाओं को जो आप इन पुतला जलाने की बात कर रहे हैं, वो 11 महिलाएं अलग-अलग तरह के अपराधों में शामिल हैं। वो एक तरह का अपराध नहीं है। तो आप सामूहिक तौर पर किसी एक अपराध को एक ही नाम देना, वो भी गलत है। वो भी आपकी विश्लेषण की प्रक्रिया को कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित, ये निर्मला मैम शायद इसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकती है कानूनी तौर पर। तो इसमें बहुत सारे एंगल हैं, ये कोई एक उस तरह का मुद्दा नहीं है। फिर त्योहारों को त्योहारों को हम न्याय का मंच क्यों बनाएँ? त्योहार एकता के लिए है, उत्सव के लिए है। ठीक है, झांकी होती है, सब चीज़ होती है, उसमें हम सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, परंतु इस तरह से करना, ये एक तरह से पूरे महिला समाज को कलंकित करना या महिलाओं को डराने जैसा है। अशोक जी, हम आपसे 2-3 सवाल जी जानना सर। चाहते हैं। पहला जी सवाल सर। कि जी आप सर। तो एडवोकेट हैं, तो जब तक जी न्याय या किसी मजिस्ट्रेट ने किसी के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया, तो अपराधी कैसे जी हुआ, आपने उसको अपराधी कैसे माना? पहला। दूसरा, ठीक है। आप जो कर रहे हो तो खुद जजमेंट हो गया, फिर उसके बाद तो कोई जजमेंट की जरूरत ही नहीं कि आपने ही फैसला कर लिया कि इन लोगों ने कत्ल किया है और इन लोगों का पुतला दहन किया जा रहा है, तो वो तो फिर आप ही जज हो गए। और तीसरी बात जो रत्ना मैडम ने उठाई, वो हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके अगर दूरगामी परिणाम होंगे तो उससे आप कैसे समाज को बचाएंगे? अशोक जी। जी सर, देखिए हमारे पैनल में बैठी दोनों विदुर महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इनके द्वारा महिला अपराधों का जो महिमा मंडन किया जा रहा है, उससे हमें लगता है कि ये बिल्कुल नहीं नहीं, सीता, अपराध किसी राधा, का महिमा महिमा मंडन मंडन नहीं यहाँ हो हुआ ही रहा। नहीं है। नहीं सावित्री नहीं, महिमा उनकी मंडन हुआ ही समर्थक नहीं नहीं है है। अपराधों का, ये ये तो बिल्कुल गलत आरोप शूर्पणखा, है। ताड़का, पूतना, सुरसा, सिंहनी की समर्थक है। हम बोल रहे हैं रावण के अहंकार की मनोवृत्ति का दहन 1948 से होता चला आ रहा है। आज की तारीख में शूर्पणखा के व्यभिचार का मनोवृत्ति का दहन करने पर इतनी हंगामा क्यों हो रहा है? भाई नहीं, आप हंगामा इसलिए हो रहा है कि आपने जिनके उसमें विचार महिलाओं ये की है, तस्वीर लगाई है उनके 11। शूर्पणखा से क्या रिश्तेदारी है, शूर्पणखा से उनका क्या लेना देना है? भाई हम तो शूर्पणखा के व्यभिचार, अनैतिक कार्य, दुराचार की मनोवृत्ति का दहन कर रहे हैं। सबसे पहले इन तो 11 आपको की जैसा जगह तो इन जैसा आपको 11 ने निर्मला जो मैम ने है बताया अत्यंत कि जघन्य शूर्पणखा का जो तरीके से पात्र है, शायद अपने पहले आप पति, उसका अपने अध्ययन अच्छी तरह से मासूम कर बच्चों लीजिए। का कत्ल किया है। अब आप उसका महिमा मंडन करने के लिए जा रही हैं। अगली बात, एडवोकेट मैं भी हूं, मैडम भी है, मैं उनको बताने जा रहा हूं कि अंडर ट्रायल पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों भाई? जब पुरुष के खिलाफ तो सिर्फ 498 का झूठा मुकदमा दर्ज होता है और दहेज लालची छप जाता है, पुरुष के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज होता है और उसको बलात्कारी, दरिंदा, दहेज लालची, दानव, ये सब छपता है, ये सब बोला जाता है, महिला संगठन चीख चीख कर बोलती है, तब अंडर ट्रायल कहां चला जाता है? तब ये कहा जाता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो, अपराधी नहीं हो। भाई मेरा कहने का मतलब है कि पूरे 80 साल से फेमिनिज्म ने हिंदुस्तान के हर मर्द को जो है वो निष्ठुर और दुष्ट ही साबित किया है। अभी तक ये जो परंपरा चली आ रही है कि खाता न वही जो औरत कहे वो सही,
मर्द को दंड औरत को छूट, ये अब नहीं चलेगा। फेमिनिज्म अपने पराकाष्ठा पर जा चुका है। यही तो आश्चर्य का विषय है कि हमारे पैनल में दो विदुर महिलाएं बैठी है, लेकिन अपराधी महिलाओं के अपराधों का महिमा मंडन कर रही है। अशोक जी मैं नैतिकता की मर्यादा की बात कर रही हूं, और ये बोल रहे हैं कि नहीं सारी महिला, तो क्या सारी महिलाओं की 11 महिला से क्या रिश्तेदारी है, क्या लेना देना है? कृपया हमें ये बता दें। पहले तो मैं अशोक जी से कहना चाहूंगी कि अशोक जी किसी भी चीज को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं देखा जाता। अपराधी अपराधी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पर लैंगिक तौर पर तटस्थ होकर देखा जाता है। अपराधी अपराधी है, महिला और पुरुष में आप भेद नहीं करते, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से पितृ सत्तात्मक जो मानसिकता उसके साथ चीजों को देख रहे हैं। कानून तो इस तरह की चीजों को नहीं देखता, कानून तो अपराधी को अपराधी की तरह देखता है। यदि महिला ने अपराध किया है तो अपराध किया है, वो अपराधी है। समता नहीं है, समता नहीं है। आदमी जब जाता है थाने पे तो बोलता है, बोले तू तेरी बूढ़ी माँ को लेके चला जा वरना तेरी पत्नी आ गई, पूरे खानदान को बंद कर देंगे। और मैडम बोल रही है कि मैंने 40 मिनट का दिया। मैडम बताइए पुरुष के लिए कौन सा कानून है राष्ट्र में? महिला के लिए 498 है, आपस में आप लोग बहस करते हैं। बताइए कौन सा कानून है भारत में जिससे मर्द बच सकता है? अशोक जी, मैं एक छोटा सा सवाल है। मैंने एक केस में कम से कम 60-65 झूठ के डॉक्यूमेंट लगाए कोर्ट में, परजुरी के लिए, सीआरपीसी 340 रीड विद आईपीसी 195 के लिए महिला के द्वारा झूठ बोला गया, झूठे डॉक्यूमेंट दिए गए, झूठा एफिडेविट दिया गया। उसके बाद में भी न्यायालय ने परजुरी का केस खारिज कर दिया। हम सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं मैडम। खाता ना भाई जो औरत कहे वो सही चल रहा। हर मर्द अत्याचारी नहीं, हर औरत अबला नारी नहीं, ये सोच आपको बदलना पड़ेगी। फेमिनिज्म की सोच बहुत होगी। अशोक जी, एक छोटा सा सवाल। आपका भी बेटा है, आपका भी भाई है, आपका भी पति है, आपका भी पिता है, आप इनके पीछे ही पड़े हुए पूरी तरीके से। सारे जिस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ है, जिस देश के अंदर पूरे जीवन भर मर्द जो है अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है, खुद के लिए फटे मोजे पहन लेता है, टूटा चश्मा लगा लेता है, खुद जो है भूखा रह लेता है और अपने परिवार के लिए पूरा करता है। आप बताइए, जब तक मर्द कमाता था पूरा परिवार चलता था, औरत कमाती है सिर्फ लाली लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जज के परिवार ऐसे भी उदाहरण सामने आए कि जबकि जज के परिवार में दहेज की वजह से बहू को जलाया गया या बहू के साथ ये किया गया, ऐसे मामले भी आए हैं। अशोक जी हर जगह परिवार मर्द के कमाई से ही मिलिंद जी से पूछ लेता हूँ। अशोक जी एक सवाल मैं मिलिंद जी से पूछ लेता हूँ। अशोक जी तो सवाल सुनने को तैयार नहीं। मिलिंद जी सवाल सुन लीजिए। आपके जो मिलिंद जी हमारी जो समस्या है, मिलिंद जी आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आलोक जी, हमारा इस पर सीरियस ऑब्जेक्शन है कि महिला अपराधों का महिमा मंडन ना मैंने किया है ना रत्ना जी ने किया है। ये शब्द पहले अशोक जी वापस लेंगे। ये शब्द पहले वापस लें। हमने कोई महिला अपराधों का महिमा मंडन नहीं किया। हम लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी का अनुभव हमारा है। अरे भाई गोलीबार करके पति को अरेस्ट किया। 498 में कौन सा प्रोविजन है कि पुलिस गोलीबार करके अरेस्ट करेगी? अशोक जी को मैंने शांत किया है 1 मिनट के लिए। मिलिंद जी में जो सवाल आपसे जानना चाह रहा था, जहां से बात शुरू हुई कि आपका ये जो कार्यक्रम है वो सूप नखा का कार्यक्रम है, वो उसकी मानसिकता का दहन है या इन 11 महिलाओं के जो चित्र आपने लगाए हैं उनका आप दहन कर रहे हैं? इससे अगर समाज में स्थिति खराब होगी, परेशानी होगी, तो उसको कैसे रोकेंगे आप? मेरा एक छोटा सा सवाल है मिलिंद जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 11 चेहरे लगा करके यदि शोपनला का दहन किया जा रहा है तो इससे समाज की स्थिति कैसे खराब हो रही है? भाई हम तो जो खराब महिला हैं उन्हीं को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि भाई इन महिलाओं ने ये प्रकार का काम किया है, इसलिए इनका शोपनला के रूप में दहन किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैडम आप लोग बताइए कि 1955 के बाद से हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी महिला को फांसी की सजा हुई है क्या? भले किसी भी महिला ने जघन्य से जघन्य अपराध क्यों ना किया हो, उसे कोई भी सजा नहीं हुई है। अभी क्या ट्रायल पूरा हो गया? अभी उनको अपराधी साबित कर दिया गया? पहले आप ये बताइए, क्या अपराधी को सामाजिक तौर पर सजा मिलना चाहिए, जन प्रताड़ना से सजा मिलनी चाहिए या फिर कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए? आप किस तरह का करना चाहते हैं? आप बताइए।
आप चलिए आपको एक क्या मिनट, लगता है आज रत्ना आप जी इस आपके तरह पास की आएंगे, आप रत्ना जी आपके आप पास भीड़ आएंगे, तंत्र निर्मला आप मैडम देख कुछ रहे कह हैं रही ना वो कह ले। कि किसी निर्मला भी जी आप भीड़ अपनी को बात कह किसी लीजिए, फिर भी उसके भीड़ बाद को रत्ना मैडम, निर्मला मैं मैडम। ये कह रही हूँ कि जी जितने भी 11 चेहरे लगाए जा रहे हैं, इन सबका इस हद तक मीडिया ट्रायल हो चुका है कि सारी की सारी कहानी कहीं एक विशेष तरफ डाइवर्ट हो गई है। तब जब हम लोग एडवोकेट्स कोर्ट में जा करके अपनी दलीलें देते हैं एविडेंस के आधार पर, तब जाकर के निष्कर्ष निकल करके आता है कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, इस पूरे कहानी के पीछे कारण क्या था। जब तक कि कारण, मोटिव नहीं आता है, तब तक कोई केस सिद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो मोटिव भी देखना होगा और ये भी देखना होगा कि उस महिला को सहयोग करने वाले कौन थे। कहीं ना कहीं पुरुष ही उस महिला को सहयोग करने वाले थे। तो ये समाज का ढांचा है पूरा का पूरा जो ध्वस्त हो रहा है। ना केवल पुरुष, ना केवल महिला, समाज ही विकृत स्थिति में आ गया है। हम लोगों की आज के समय में जिम्मेदारी ये है कि अगर हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो समन्वय, सहजता, सरलता, सुचिता का वातावरण बनाए, उस वातावरण की तरफ काम करें, ना कि हम नकारात्मक के साथ नकारात्मकता जोड़ दें। निर्मला मैडम समय थोड़ा कम है, रत्ना के पास चलते हैं आखिरी में। रत्ना जी अच्छा, तो अपराध मैडम ये पुरुष बताइए करे कि या, क्या हाँ एक पुरुषों ने मिलिंद जी सुपर्णिका आपके पास दहन का आते हैं, आयोजन कर मिलिंद दिया जी तो आपके उससे पास पूरा आएंगे, समाज विकृत हो गया? मिलिंद जी आपके उछाला पास गया। आते हैं। रत्ना जी जी अपराध अपराध है, चाहे वो पुरुष करे या महिला करे, क्या इसको अलग अलग करके हम देख सकते हैं रत्ना जी? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आप बिल्कुल एक तरह से न्यूट्रल होकर देखिए ना, आप तटस्थ होकर देखिए। अपराधी अपराधी है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, ये बिल्कुल साफ है। वहीं जैसा कि निर्मला जी ने कहा कि इसमें जो अपराध में शामिल है, वो केवल महिला नहीं है, वो पुरुष भी शामिल हैं। तो यहाँ पुरुषों का जो रोल है, वो कैसे पीछे हट गया? कैसे हो गया? सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है बहस का यहाँ पर ये है कि समाज में इस तरह के बदलाव क्यों आ रहे हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो लोगों को इतना अधिक आक्रामक बना रही हैं? हम क्या परोस रहे हैं? क्या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर हम कुछ ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्यों हमारे नैतिक मूल्य इतने अधिक गिर गए हैं? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? क्या हमें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? या सिर्फ़ हम एक गलत दिशा की तरफ एक समाज को ले जाकर भीड़ तंत्र का हिस्सा बना देंगे? आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हुआ अभी? वास्तविक किसी भी एक मुद्दे को उठाकर और जो है वो अपना मतलब साधा जाता है। और उसमें इस तरह के जो लोग होते हैं भीड़ में घुसकर और फिर वो जाके वायलेंस करते हैं। तो क्या आप ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं? आप सँभाल नहीं पाइएगा जब ये बिगड़ जाएँगी स्थितियाँ, तो सँभाल नहीं पाइएगा। क्योंकि जो जन आक्रोश होता है ना, वो आज पुतले पर निकल रहा है। जन आक्रोश जिस दिन सीधे-सीधे व्यक्ति पर निकलने लगेगा, लोग अपने हाथ में कानून ले लेंगे, उस समय आप नहीं सँभाल पाएँगे और फिर वो आपके लिए एक तरह से बूमरैंग बन जाएगा। इसको समझना पड़ेगा, तो यही सामाजिक तो हम कह संरचना रहे को हैं मैडम, समझना जुडिशियल पड़ेगा। रिफॉर्म लेकर के हमारे आओ लिए ना। कब कानून तक क्यों आप है? एक पक्षी कोर्ट जेंडर क्यों है? न्यूट्रल कानून बनाते क्या रहोगे? हम सब कुछ कब अपने तक हाथों आप में लेते हैं? मर्दों के साथ और अन्याय करते रहोगे? यही वो देश है जहाँ पर नो वन किल्ड जेसिका जो जैसी मूवी बनी है, क्यों बनी है? ऐसे आप देखिए ना, ऐसे ढेरों ऐसे केसेस हैं जहाँ पर न्याय नहीं मिला है। आप किस तरह के न्याय की बात कर रहे हैं? और अभी तक भी इस तरह जहाँ दहेज की है या बाकी चीजें, वो प्रताड़नाएं अभी हो रही हैं। और इससे मैं इनकार नहीं कर रही, कर रहे हैं दुरुपयोग। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल सब धान बारिश पसेरी कर दें। ऐसा नहीं होता है। आपको चलिए इतना कानूनी तौर आपने पर बहुत अच्छा आपको बोला, समय कम है, विश्लेषण के साथ अब देखना समय होगा कम है, चीजों इसलिए को। हम लोगों को अपनी बात यहीं खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर ये बात ये है कि मिलन जी ने अपनी बात कही, अशोक जी ने अपनी बात कही, निर्मला मैडम और रत्ना जी ने अपनी बात कही, लेकिन जो एक समाज की एक जो बात है कि हम अपराध चाहे पुरुष करे या महिला करे, हम इसे अलग अलग नहीं देख सकते। और जो महत्वपूर्ण बात थी कि जब तक फैसला नहीं आया है, अंडर ट्रायल हैं लोग, हम उनके साथ किस तरह का बर्ताव करें ताकि समाज पर बुरा असर ना हो, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। आप सारे लोगों ने हमारे साथ आकर बातचीत की, मैं आप सब लोगों का दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार।